प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आवाज़ देता हूं आज के इस समारंभ के इस सभा के अध्यक्ष जनाब एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा सर, सीनियर काउंसिल बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो आए और अपना चेयर ले। एडिटर इंडियन एक्सप्रेस फॉर्मर और एडवोकेट निहाल सिंह राठौड़, बॉम्बे हाई कोर्ट। मैं एडवोकेट शाहिद बुल्ढाना, इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और जनाब फिरदौस साहब का इस्तकबाल करें। मैं एडवोकेट वुड साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और श्री विवेक देशपांडे साहब का स्वागत करें। आप सब जानते हैं कि रिसेंट में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने सन 2006 में जो मुंबई में बम धमाके हुए थे उसके ऊपर अपील की सुनवाई करते हुए जो जजमेंट दिया है, उसमें अपने फैसले में हाई कोर्ट ने तमाम आरोपियों को बाइज्जत बरी कर निर्दोष करार देते हुए इस केस में कई अहम ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। और इस जजमेंट, इस निर्णय के बाद में समाज में कई तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई हैं। जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया वो ये है कि क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस तरीके के सीरियस मैटर में भी एक कहानी रचने का काम करती है और सच समाज के सामने क्यों नहीं लाया जाता। और अगर ये निर्दोष है तो असल गुनाहगार आज समाज में क्या खुलेआम घूम रहे हैं। और अगर 2006 में इन्वेस्टिगेशन सही होता तो क्या 2008 का मुंबई पर हुआ हमला रोका जा सकता था। ऐसे कई सवालात लोगों के मन में, समाज में उठ रहे हैं। तो आज इसी निर्णय आने के बाद में हमने हमारी 3 जो संस्थाएं हैं, एडवोकेट एसके काजी मेमोरियल सर्कल, श्रीन मेमोरियल ट्रस्ट और लीगल कल्चरल क्लब वर्धा, इन तीनों की जानिब से, इन तीनों की तरफ से आज हमने श्री विवेक देशपांडे साहब जो इंडियन एक्सप्रेस के फॉर्मर एसोसिएट एडिटर रहे हैं, एडवोकेट निहाल सिंह राठौड़ जो बम्बई उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है, और एडवोकेट कमिल सतुजा सर जो डीबीए के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, इनको मदऊ किया है। और आज के इस समारंभ के अध्यक्षता जनाब एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब संभालेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनाब एडवोकेट फरहाद बेग मिर्ज़ा साहब से कि वो आए और थोड़ा इंट्रोडक्शन इस बारे में दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जलसे में जितने भी मेहमान यहाँ आए हुए हैं उनका सबके तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए आज के इस जलसे के सदर सीनियर काउंसिल बॉम्बे हाई कोर्ट एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा सर, आज के पैनल डिस्कशन के जो हमारे पैनलिस्ट हैं, विवेक देशपांडे जी जो इंडियन एक्सप्रेस के फॉर्मर एसोसिएट चीफ रहे हैं, उसी तरह हमारे दूसरे साथी एडवोकेट निहाल सिंह राठौड़, इनका साथ हमें यवतमाल में भी एक बार एसके काजी मेमोरियल स्टडी सर्कल के जानिब से 2 दिन का वर्कशॉप रखा गया था, तब भी मिला था। मैं आए हुए सारे जो ख़ास तौर पर पैनल डिस्कशन के लिए कीमती वक्त निकाल कर जो लोग आए हुए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनका वेलकम करता हूं। एसके काजी मेमोरियल स्टडी सर्कल 2020 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एसके काजी साहब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा थी उसके एक बहुत अहम रुकन थे। उनका योगदान आर्टिकल 21 के लिए बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो उनके नाम से एक स्टडी सर्कल ग्रुप जो पिछले 5 साल से चल रहा है,
जिसके प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम हम लोगों ने यवतमाल, नागपुर, वर्धा, ये 3 ज़िलों में अभी तक ले चुके हैं। नागपुर में मेरा ख्याल है ये चौथा प्रोग्राम नागपुर में ही है। उसी तरह इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जब ये इसकी नोयत सोची गई थी, उस वक्त एक और मेमोरियल ट्रस्ट का नाम सामने आया था, शीरीन मेमोरियल ट्रस्ट। शीरीन मैडम अतीक सर की छोटी बहन थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। पिछले साल वो इस दुनिया से निकले। वो लॉ करना चाह रहे थे, लॉ कर रहे थे, उनका आखिरी साल शायद लॉ का था, उनका रुझान वकीली की तरफ था। उनके नाम से एजुकेशन मेमोरियल ट्रस्ट जो हैं, वो लॉ ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं लोग, उन बच्चों को स्कॉलरशिप देना है। उनके नाम से अभी तक 3 या 4 प्रोग्राम हो चुके हैं। उसी तरह लीगल कल्चरल ग्रुप वर्धा, जिसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट हुड सर और सेक्रेटरी साहब जनाब जाहिद अली साहब, ये भी एक कल्चरल और लीगल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ करने के लिए बड़ा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कि बॉम्बे में जो बम ब्लास्ट हुए थे 7/11 को, जिस तरह से मोकोका कोर्ट ने 5 लोगों को फांसी और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी थी, एक को बाइज्जत बरी किया था। उसके बाद में जो अपील हुआ था उसके अगेंस्ट में जो जजमेंट पास हुआ है, सारे लोग जानते हैं वो जजमेंट क्या है, कैसे पास हुआ, लेकिन उसकी बारीकियों को जब हम गौर से देख रहे थे, गौर से सुन रहे थे, उसमें इतने सारे स्टिचेस सरकारी एजेंसियों पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया है। तो ऐसे सूरत में क्या सचमुच में अगर उस वक्त जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन वैसा नहीं होते हुए जो एक्चुअल बम ब्लास्टर थे, जो एक्चुअल आरोपी थे, एक्यूज़ थे, उन तक अगर पहुंचा जाता तो शायद बाकी के जो हमले हैं वो नहीं हो पाते थे। लेकिन आज भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। मुझे डर इस बात का है कि जो एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां क्या देश के हित में काम कर रही है या देश को बदनाम करने के लिए काम कर रही है। इस बड़े गहन डिस्कशन के लिए आज हम लोगों ने यहाँ एक प्रोग्राम अरेंज किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पैनलिस्ट जो हैं वो खुलकर अपनी राय रखेंगे, क्योंकि आज के वक्त में बोलना भी बहुत दुश्वार हो गया है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, भेजा था, लेकिन 5 दिन हो गए अभी तक छप के आया नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोग यहाँ खुलकर बात करेंगे और अपने दिल की बात रखेंगे। शुक्रिया। विवेक देशपांडे सर और निहाल सिंह से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत आप इस जजमेंट के ऊपर 5 से 7 मिनट में अपनी अपनी राय रखें और फिर अपना अगला सेशन हम शुरू करते हैं। तो मैं श्री विवेक देशपांडे साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्यालात, अपने विचार जाहिर करें इस जजमेंट को लेकर। धन्यवाद। सबसे पहले जिन संस्थाओं ने मुझे यहाँ बुलाया उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब लोग आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये विषय जो है, उस विषय के संदर्भ में इस विषय से जुड़े हुए जो सारे मुद्दे हैं, जो लार्जर सोशल इश्यूज़ है, पॉलिटिकल इश्यूज़ है, उन पर तो मैं हमेशा ही लिखता और बोलता आया हूँ। लेकिन इस जजमेंट के ऊपर अगर बोलना मुझे है तो मैं ये कहूँगा कि ये जजमेंट हमारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को आईना दिखाने वाला एक जजमेंट है। हमने पिछले कुछ सालों में जितने भी ऐसे मामलों में जजमेंट्स देखे हैं, उसमें ज़्यादातर हमको निराशा का ही सामना करना पड़ा है। इसी पर्टिकुलर केस का जो जजमेंट 2015 में स्पेशल कोर्ट का आया था, उसमें भी जो नतीजे आए थे उसके बिल्कुल विपरीत, उसके बिल्कुल उल्टे नतीजे इस हाई कोर्ट के जजमेंट में आए हैं। तो और दोनों के अगर आप कंपैरिजन करें, दोनों जजमेंट देखें और कंपैरिजन करें, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कानून की दृष्टि बदल जाती है। किसी एक विषय को लेकर 2 अलग अलग कोर्ट्स के मत कितने डिफरेंट हो सकते हैं, कितने परस्पर विरोधी हो सकते हैं, उसका ये
जो जजमेंट है, ये 2 जजमेंट उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। 4-5 ऐसे अलग अलग इश्यूज़ है ये इस जजमेंट में, जिस पे लोअर कोर्ट ने जो कहा एग्जैक्टली उसके उल्टा हाई कोर्ट ने कहा। और अब जाकर ये मामला आगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में फॉर्चुनेटली ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो जिन लोगों को बरी कर दिया है, मतलब जिनको छोड़ दिया गया है, उनको वापस फिर एक बार जेल में डालेंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन केस आगे बढ़ेगा और पता नहीं उसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट में क्या निकलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली हमारी पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से काम कर रही है, कोई भरोसा नहीं कि ये इस जजमेंट को उलट न दिया जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। किस प्रकार का जज पैनल में बैठता है और जजमेंट देता है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कानून क्या है और कानून का इंटरप्रिटेशन क्या है। उससे ज़्यादा इस बात को अहमियत आ गई आज कि कौन जजमेंट दे रहा है। हमने देखा है कि गुजरात के राइट्स के केस में जिस तरह का जजमेंट आया, एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के खानविलकर, उन्होंने इस तरह से उसमें जजमेंट दिया था कि जिन्होंने जो पीड़ित थे उनके लिए जो केस चला रही थी तीस्ता सेटल वार्ड, उनको ही जेल में डालने का उन्होंने जजमेंट दिया कि इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बखेड़ा जो नहीं था वो खड़ा किया है, और ऐसा कोई केस नहीं था जो इन्होंने खड़ा किया है, तो इनको जेल में डाला जाए। तो उसी न्याय से अगर ये 12 लोग हाई कोर्ट ने छोड़े हैं, तो क्या इनके खिलाफ भी जानबूझकर एक केस बनाया गया था? और अगर बनाया गया था तो उसी न्याय से क्या उन सारे इन्वेस्टिगेटर्स को भी जेल में डाला जाएगा? लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये सिलेक्टिव जस्टिस है, और सिलेक्टिव जस्टिस किसके फेवर में जाता है और किसके खिलाफ जाता है, ये आज के तारीख में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आईना दिखाने वाला ये जजमेंट है। और एक मैंने अभी किसी से बात करते हुए कहा कि डेजर्ट में एक ओएसिस की तरह है, क्योंकि हमने देखिए समझौता के केस में क्या हुआ, असीमानंद और उनके 3-4 जो साथी हैं उनको छोड़ दिया गया, और उनके अगेंस्ट हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई नहीं, तो उनको मतलब एक खुली छूट दी गई कि आप यहाँ से छूट गए तो अभी आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हाई कोर्ट का जजमेंट आया, तो महाराष्ट्र सरकार बहुत अर्जेंटली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए चली गई। तो ये फ़र्क है। तो ये जो सामाजिक स्थिति आज देश की बनी हुई है कि किसी एक समाज के तबके के लिए एक न्याय और दूसरे के लिए दूसरा न्याय, ये भी इस जजमेंट के द्वारा अधोरेखित होने वाला एक मुद्दा। ये जजमेंट तो ऑफ कोर्स न्याय देने वाला जजमेंट है, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स जजमेंट में बताए गए हैं वो इररिफ्यूटेबल है, उसके खिलाफ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। इस तरह से वो जजमेंट आया है, लेकिन उसके बावजूद उसको रिफ्यूट किया जाएगा, उसकी कोशिश की जाएगी, और हो सकता है कि ये जो 12 लोग हैं, ये उनकी जो रिहाई हुई है, शायद उसका आनंद वो बहुत ज़्यादा न मना सके, इस तरह की कोशिश की जाएगी। हम अपेक्षा करेंगे कि ऐसा न हो और सुप्रीम कोर्ट में भी वो बरी हो। जो एक जो उसमें थियरी थी कि प्रेशर कुकर इन्होंने इस्तेमाल किया था, वो प्रेशर कुकर की थियरी किस तरह से फेल हुई, ये हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है। लेकिन जो सामाजिक स्थिति का प्रेशर कुकर बना हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में उस प्रेशर कुकर के फटने का डर हमें सताए और वो प्रेशर कुकर फूटे और समाज का ऐसा नुकसान हो जो रिपेयरेबल हो। तो हमें उस प्रेशर कुकर को न फूटने देने की कोशिश करनी है, और उसके लिए हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन जिनके हाथ में सिस्टम है, क्या वो इसके लिए तैयार है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इस जजमेंट को लेकर हम जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़े, ऐसा एक आशादायी चित्र आज बना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एडवोकेट जाहिद अली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और एडवोकेट कमल सतुजा सर का वेलकम करें। Advocate Nehal. Thank you everyone, particularly the organizers who thought it that I could come and share my thoughts on this dais.
बोला गया है कि बेझिझक बात की जाए, बहुत खुल के बात की जाए। खुल के बात करने के बाद जब बंदी आती है तो छुड़ाने आप ही लोग आएंगे, ये उम्मीद रखता हूँ। हम सब वकील लोग हैं, जजमेंट तो हम रोज़ पढ़ते हैं, वही हमारा काम है। तो मैं अवॉइड करूँगा कि जजमेंट की इंट्रिकसीज़ के ऊपर बात करूँ। कुछ जो चीज़ें हैं जो ये जजमेंट आने के बाद जिनको बोला जाना चाहिए था, जिनको बताया जाना चाहिए था, वो बातें मैं रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू गिव अ बिग शाउट आउट टू दी ट्रायल कोर्ट लॉयर्स, जिन्होंने बड़े ही खौफनाक मंजर में ये ट्रायल चलाया। और उन्होंने ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन की केस पे डेंट किया, उन्होंने डिफेंस का केस बनाया। और ये बात इसके लिए ज़रूरी होती है, और मुझे लगता है मैंने जब भी जजमेंट आया था तभी मिर्ज़ा साहब को मैसेज डाला कि ये सबका करता धरता कोई बंदा है जो आज ज़िंदा नहीं है। वो बंदे का नाम है शाहिद आज़मी, एडवोकेट शाहिद आज़मी। 7 साल वकालत की है बंदे ने। एट द एज ऑफ 32 ही डाइड। एंड प्लीज़ नोट कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस ही डाइड। ये केस में वो शुरुआत से लगे हुए थे। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए गए, इसको किस तरह से विड्रॉ करना है, किस तरह से कंप्लेंट्स करनी है, ये सब करने के लिए शाहिद आज़मी आगे आए। उन्होंने इन लोगों को बताया कि हमें ये करना ज़रूरी है। जो एडवाइस उन्होंने फॉलो किया और वो आगे बढ़े। शाहिद आज़मी ही वो बंदे थे जिन्होंने इनको बताया कि आरटीआई में ये डॉक्यूमेंट्स निकालो, मेडिकल का पेपर्स निकालो, जिस डॉक्टर के पास गए थे वहाँ से रिपोर्ट्स निकालो, कौन बंदा कहाँ पे किस वक्त पे था, इसका रिकॉर्ड निकालो। जो वो निकालते गए और धीरे धीरे केस में डालते गए। उनको एक दिन फ़ोन आता है, एक धमकी भरा फ़ोन आता है। बोला जाता है कि ये 7/11 का ट्रायल तू छोड़ दे, नहीं तो तुझे घर में घुस के मारेंगे। शाहिद आज़मी पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर रजिस्टर कराते हैं, मांग करते हैं कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन उनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। और ये बंदे को उनके ऑफिस में घुस के फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 4 इंचेस 2 गोलियां मारी जाती है। शाहिद आज़मी डाइड। अब आप ये सोच सकते हो कि 7/11 के केस लड़ने वाले एक वकील को उसके घर में, उसके ऑफिस में घुस के मारा गया है। उसके बावजूद कुछ वकील वहाँ पे डटे रहे, कुछ वकील इस तरह से लड़े, इस शिद्दत से लड़े कि आज ये जजमेंट दिख रहा है। और उन वकीलों का मैं खास करके नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि समवेयर इन द डिस्कोर्स वो नाम ही गायब हो गए। शाहिद नदीम, अंसार तंबोली, और बड़े ही खास जो मुझे इसमें लगते हैं वो है अब्दुल वहाब खान। ये अब्दुल वहाब खान साहब जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये ऐसा नहीं हुआ कि पहले वकील बने और केस लड़ते लड़ते वो फिर ये केस उनके हाथ में आई। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये वकील ही इसलिए बने क्योंकि इस तरह के केसेस होने लग गए थे। तो पहला मेरा ये कहना है कि वी नीड टू रियली कॉन्ग्रेचुलेट एंड सेलिब्रेट दिस लॉयर्स हु हैव डन दिस ट्रेमेंडस जॉब। क्योंकि आपको पता है कि वो एक संस्कृत में कहावत है कि सांप के काटने से उसका फुदकार बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और इस केस में जब शाहिद आज़मी का मर्डर हो गया, उसके बावजूद वो खौफ को बाजू में रख के ये लोग कंटिन्यूसली लड़े। इन्होंने सबसे आला अधिकारी जो आए थे, अफसर आए थे, उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत स्टर्नली किया और सब एविडेंसेस रिकॉर्ड पे लाए, जिसके बदौलत जजमेंट आया। दूसरी एक बात मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, एक जजमेंट कभी आपके शायद पढ़ने में आया होगा, अंकुश मारुति शिंदे। ये एक पारधी कम्युनिटी से, जो हमारी कम्युनिटी है डिनोटिफाइड ट्राइब, उस कम्युनिटी से आने वाला एक परिवार था, ये और बाकी 5-6 लोग। इनके ऊपर एलिगेशन था कि इन्होंने नासिक में मर्डर किया, डिकॉयटी की, रेप किया, जिसके चलते उनको ट्रायल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दिया। हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने भी उनका डेथ पेनल्टी कंफर्म किया। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी एसएलपी डिसमिस हो गई। और बीच में जजमेंट आया कि डेथ पेनल्टी वाले लोग कितने भी रिव्यू रिकॉल फाइल कर सकते हैं। ऐसा ही एक रिव्यू मुझे लगता है 3रा या 4था रिव्यू फाइल हुआ, जो जस्टिस सिकरी के बेंच के सामने गया। और जस्टिस सिकरी ने बोला कि आपने इन जिन लोगों को धर रखा है, जेल में ठूस रखा है, ये रियल कल्प्रिट्स नहीं है। रियल कल्प्रिट्स कोई और है जो बाहर घूम रहे। इन लोगों को तुरंत छोड़ो। और उनको 5-5 लाख का मुआवजा दिया गया। इत्तेफाक की बात यह है कि अंकुश मारुति शिंदे और इस केस के जो कॉन्विक्ट थे, ये एक ही साथ नागपुर के फांसी यार्ड में थे। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये आपस में चर्चा क्या करते होंगे।
पक्का एहतियासन सिद्दीकी जो है वो बोलते होंगे भाई तू पारदी ना पैदा होता तो शायद ऐसा ना होता, और अंकुश उनको बोलता होगा कि भाई तू मुसलमान ना पैदा होता तो शायद यहाँ ना होता। तीसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो जेल में लोग सड़ रहे हैं, एक पता नहीं इन लोगों में जेल में जाने के बाद कैसी उम्मीद बन जाती है, क्योंकि हम जेल के बाहर रहने वाले लोग तो उम्मीदें खोते जाते हैं। हुआ यूँ कि पूना की जेल में मेरे जो सीनियर है एडवोकेट गडलिंग, उनको भी वो जो क्या बोलते अंडा सेल में रखा गया था अभी तो दूसरी जेल में। वहाँ पे ऐसे ही एक बंदा जो टेरर अटैक की केस में जेल में पड़ा हुआ है, वो बंदा सुबह शाम को ब्रिस्क वॉक करता था, छोटी सी जगह थी 30 मीटर की, उसमें वो ब्रिस्क वॉक करते रहते थे। और गडलिंग बीइंग दैट विटी पर्सन, एक दिन उन्होंने छेड़ा कि क्या साहब क्या मंशा क्या है, इतने तेज तेज चल रहे हो। और वो बंदे की लफ्ज़ आप याद रखिए, वो बोलता है गडलिंग 15 साल से चल रहा हूँ, एक दिन ज़रूर घर पे पहुँचूंगा। कहाँ से ये लोगों में ये उम्मीद आती है, कहाँ से वो जज्बा आता है कि मैं 15 साल अंदर हूँ, चल रहा हूँ, एक दिन पक्का घर पे पहुँचूंगा, एक दिन पक्का अपना जो इनोसेंस है उसको प्रूव करूँगा। तो मैं इन बातों पे रुक जाऊँगा, बाद में जो चर्चा में करूँगा। थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट कमल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप एक 5 मिनट में आपके इस जजमेंट को लेकर विचार प्रकट करें। ये जो जजमेंट अभी बॉम्ब ब्लास्ट केस को लेके जो डिलीवर हुआ है, ये जजमेंट के जो ऑथर थे जस्टिस अनिल किल्लोर सर और जस्टिस श्याम चंद, मैं अभी आधे घंटे पहले ही उनका एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था भंडारा में मैं, तो वहाँ पे उनका एक स्पीच थी जब उनकी, तो स्पीच में भी उनके ऐसे अवर्मेंट्स थे जो जजमेंट में उनके दिखते हैं कि बेखौफ होके, फियरलेस होके एक जजमेंट देना, न्यायाधीश का जो सही में जो उसकी स्पिरिट वो मेंटेन करना है, वो स्पिरिट वो सब उनके जजमेंट में नहीं दिखती है। एट पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी मैं उनको देख रहा था। तो जस्टिस किल्लोर साहब बता रहे थे वो भंडारे में अभी आधे घंटे पहले कि वकीलों ने क्या करना चाहिए। लॉयर्स बनते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग वकालत में, तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स उनके इंटेंशंस क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं लॉयर बनने के बाद में, उनका इंटेंशन रहता है हमको पैसा कमाना है, जबकि लॉयर्स लोगों का इंटेंशन होना चाहिए कि हमको लोगों को न्याय दिलाना है। तो ये जब तक कि ये ऑब्जेक्टिव लेके हम लोग वकालत में आएंगे नहीं, तब तक कि हम लोग समाज को न्याय दिला नहीं पाएंगे। और समाज को अगर हम लोग न्याय नहीं दिला पाएंगे, हमारे वकील वर्ग हमेशा ये करते आया है, आज़ादी के पहले भी वकीलों ने हमेशा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, और आज़ादी दिलाने में भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल लॉयर्स लोगों का रहा। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी एक आज़ादी की लड़ाई है। सिस्टम जो है, कोई भी पार्टी रहे, सिस्टम हमेशा ऐसा वर्क करता है कि लोगों को न्याय से वंचित रखे और इतने परेशान रखे पूरे समाज को कि सरकार क्या कर रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए। ये जो जजमेंट है हम सबके लिए आए ओपनर है। ये जजमेंट दर्शाता है कि कैसे एक 17-18 लोगों को 19 साल तक के जेल के अंदर रखा गया, किस तरीके से उनको एक्यूज़ करके नहीं बोला गया, उनको क्रिमिनल करके ट्रीट किया गया। एक एक्यूज़ और क्रिमिनल में बहुत फ़र्क होता है। एक्यूज़ ऐसा रहता है कि आप पे आरोप लगे हैं, आपको निर्दोष साबित करना है या आपके ऊपर आरोप सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पे एक्यूज़ करके नहीं, यहाँ पे क्रिमिनल करके ट्रीट किया। और ये जब 19 साल बाद उन लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं, तो ये सिर्फ 19 लोग नहीं हैं, ऐसे कई हज़ारों लाखों लोग हैं जो पहले भी हो रहे थे इस तरीके से ट्रीटमेंट और आगे भी मिलते रहेंगे। तो क्या हम लोग ऐसे समाज में जीने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं? हमारी नैतिक जवाबदारी नहीं बनती है कि हम लोगों ने समाज के लिए कुछ करना है? जब तक कि हमारा समाज को न्याय नहीं मिलेगा और एक फेयरलेस समाज नहीं देंगे, तो कहाँ से हम लोग एक अच्छा नेशन बना पाएंगे? हम लोग बात करते हैं हमारा समृद्ध भारत, हमारा सबसे ताकतवर भारत, हम चौथी सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग? जब अपने समाज को हम लोग न्याय नहीं दे पा रहे, तो कहाँ से हम लोगों को समृद्धि मिल रही है? आप ये जजमेंट अगर आप पढ़ोगे, कुछ 670-680 पेज का है। आप ये जजमेंट में देखो 3 चीज़ पे पूरी फोकस की गई है। एक
कन्फेशन मौका में क्या रहता है कि एक नॉर्मल तरीके का कन्फेशन नहीं रहता है कि वो कन्फेशन को जो इंडियन आईपीसी में कन्फेशन अपन जो करते हैं वो कन्फेशन को नॉर्मल कोर्ट्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में लिया गया है। लेकिन मौका एक्ट में क्या है, सेक्शन 18 करके दिया गया है, जिसमें अगर आप कुछ कन्फेशंस करते हैं तो कन्फेशंस एडमिसेबल रहते हैं। लेकिन वो कन्फेशंस एडमिट क्यों नहीं होना चाहिए उस पर उन्होंने एम्फेसाइज़ किया है जज ने कि वो कन्फेशन वहाँ पे भी ज़बरदस्ती लिया जा सकता है। उसकी मेंटल हेल्थ क्या है जिससे कन्फेशन लिया जा रहा है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ क्या है जब उसका कन्फेशन लिया जा रहा है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो कन्फेशन एक्सेप्ट होना चाहिए सब चीज़ों को देखने के बाद में। लेकिन सेशन कोर्ट में वहाँ पे वो सब चीज़ों को दरकिनार करके वो कन्फेशन के बेसिस पे वो सज़ा मिली है उन लोगों को जो सज़ा दी गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑन डेथ की। तो ये बहुत अच्छा जजमेंट है जिसको डिसेक्ट किया है पूरा की पूरा हाई कोर्ट ने कि इस तरीके के कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा जो फिटनेसेस के स्टेटमेंट्स थे वो एक साल बाद, दो साल बाद, 8 महीने बाद, 4 महीने बाद स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। वो ड्राइवर के स्टेटमेंट्स लिए गए, बताए कि वो ड्राइवर को आरोपियों का चेहरा याद था। 4 महीने बाद ड्राइवर को आरोपी का चेहरा याद रहेगा? ट्रेन से तो 4 साल बाद है सर, एक तो 4 साल बाद है। हाँ, एक 4 साल बाद है। तो ये स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कुछ जो कुछ पैसेंजर्स जो ट्रेन में जर्नी कर रहे थे वो पैसेंजर्स लोगों ने बताया कि हमने कुछ किसी को देखे, ये बंदे को हमने देखे कि ये वहाँ पे प्लास्टिक का बैग रख रहा था। ये 6 महीने बाद वो पैसेंजर्स का याद रहेगा जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं। ये स्टेटमेंट के बेसिस पे सेशन कोर्ट ने उनको सज़ा दिया था, ये कन्फेशन के बेसिस पे दिया था। इविडेंटली जो मटेरियल कलेक्ट हुए थे वो कलेक्ट कहीं साबित नहीं हो पाए। ये जजमेंट ने पूरी धज्जियाँ उड़ाया है कि किस तरीके का हमारा क्रिमिनल जस्टिस डिलीवर सिस्टम वर्क कर रहा है। तो ये एक अकेला आइसोलेटेड केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे समाज हमसे उम्मीद कर रहा है वकील वर्ग से कि हम लोगों ने वकालत तो करना है लेकिन साथ में समाज के लोग न्याय दिलाने का भी काम करना है। यही के इसी को लेके किल्लोर साहब बता रहे थे कि हम लोगों ने देखे बोले, उन्होंने एक उदाहरण बताए कि अमेरिका में एक ट्रेन जा रही थी और ट्रेन का मालक वो ट्रेन में बैठा हुआ था, तो अचानक वो ट्रेन रुक गई। वहाँ पे वो ट्रेन से उतरा हुआ आदमी और वहाँ पे खेत में एक आदमी काम कर रहा था, मिस्टर डेविड करके। तो डेविड ने जब वो ट्रेन के मालिक को देखा, दौड़ते दौड़ते गया, उससे गले मिला, सब कुछ मिला। वो ट्रेन का मालिक, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मिस्टर हिल्टन या कोई थे, वो डेविड को लेके अपने साथ ट्रेन में लेके गए। 10 मिनट बैठे, बातचीत की, हंसे, फिर वापस नीचे उतरे। वो ट्रेन का मालिक ट्रेन लेके चले गया। तो सब ने, वो जो डेविड खेत में काम कर रहा था उसने डेविड से पूछे कि आप कैसे जानते हो उसको, बोले। तो डेविड ने बताया कि हम दोनों, बोले, एक ट्रेन की कंपनी में हम लोग साथ में काम पे लगे थे। मैं, बोले, काम करता था क्योंकि मेरे को मेरा परिवार चलाना था, मेरे को कुछ पैसे चाहिए था रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन मिस्टर हिल्टन, उसको, बोले, उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं काम करना था, उसको कुछ ट्रेन के लोगों के लिए कुछ काम करना था, ट्रेन में जो लोग सफ़र करते हैं काम करना था, उसकी कंपनी के लिए काम करना था, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था। तो आज देखो, अगर वकील आदमी न्याय के लिए काम करता है, पैसे के लिए नहीं भागता है, तो पैसा उसके पीछे भागता है जब वो मुकाम हासिल करता है। तो उस तरीके से अगर वो रोज़मर्रा के पैसे के लिए नहीं जाता तो वो इतना बड़ा आदमी नहीं बनता और डेविड जैसा ही रहता था। तो करके लिए हमको समाज में काम करना है, न्याय वकीलों को अपने को जो गलत तरीके से जिस लोगों को इम्प्लीकेट किया जा रहा है उनको अपने को न्याय दिलाना है। और जिस तरीके से लोग बोले जाते हैं कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है, विद्यादान सबसे बड़ा दान है, मेरी ये सोच है कि न्यायदान सबसे बड़ा दान है दोस्तों, और ये हम सबकी नैतिक जवाबदारी है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। विथ योर परमिशन मैं और 2-3 नाम लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक नाम लेता रह गया ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स में, वो थे एडवोकेट प्रकाश शेट्टी। और दूसरा मैं एक बताना चाहूँगा कि एक संगठन है जमात उलमाए हिंद, जिन्होंने इन केसेस के लिए जो भी लीगल सपोर्ट रहना चाहिए, शाहिद आज़मी ने बेसिकली उनका लीगल एड सेल बनाया था। और पिछले 2 दशकों में, इन 2 डेकेड्स, उन्होंने 192 लोगों को छुड़ाया है आज तक। और एक नाम फिर से बताना चाहूँगा, वो है वाहिद शेख। वाहिद शेख वॉज द 13th अक्यूज्ड इन दिस मैटर। वो बंदा था कि जिन्होंने टॉर्चर सहा लेकिन कन्फेशन स्टेटमेंट साइन नहीं किया और उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थे, तो ट्रायल कोर्ट ने उनको वहीं पे बरी किया था। बंदा बाहर आने के बाद वो बंदे ने
एक किताब पब्लिश की है, बेगुनाह कैदी, थोड़ा उर्दू इश हिंदी में लिखा हुआ है। वाहिद बाइज्जत भाई, अच्छा। और उसका इंग्लिश में आया है इनोसेंट प्रिजनर, टेल ऑफ अ मुस्लिम परसिक्यूटेड पर्सन। सो वक्त मिले तो प्लीज़ रीड इट थ्रू, किस तरह से लोगों के साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से इन लोगों की उम्मीद बनी रही, और वो उम्मीद बनी रहने के पीछे जो वजह थी वो वकील थे। सो वी ऑफ कोर्स हैव सम रीज़न टू टेक क्रेडिट फॉर इट। थैंक यू। और ये हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ने चैलेंज भी किया है, तो आप प्रेस में देखो सब जगह दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, जबकि उसको बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश किया है सुप्रीम कोर्ट में। ओनली टू द एक्सटेंट दैट दिस ऑर्डर शुड नॉट बी सेट एज अ प्रेसिडेंट फॉर मोका केसेस, टू दैट एक्सटेंट ओनली दैट ऑर्डर हैज बीन स्टेट, नॉट द कंप्लीट ऑर्डर हैज बीन स्टेट। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्डर, ये जजमेंट ने पूरे स्टेट को, पूरे एक मैकेनिज्म को एक झंझोरा है कि अपने कंसाइंस को देखो। वहाँ पे भी वो लोग अपने आप को छुपाने के लिए, बचाने के लिए दिखा रहे हैं कि हमको कंप्लीट स्टे मिला है, वेयर इज नो कंप्लीट स्टे हैज बीन ग्रांटेड। सो दे नो दिस जजमेंट विच हैज बीन पास्ड बाय द हाई कोर्ट दैट विल विथस्टैंड द जुडिशियल स्क्रूटनी एंड इट विल नॉट बी सेट असाइड करके इस तरीके का अपना सिर्फ चेहरा बचाने के लिए इस तरीके से प्रेस में ये प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि टू द लिमिटेड एक्सटेंट वो जजमेंट को स्टे किया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम चर्चा सत्र के ऊपर में आगाज़ करते हैं, चलते हैं आगे में अगले सेशन की तरफ। हमारे एक बैकग्राउंड इस केस का, 11 जुलाई 2006 को बम ब्लास्ट होते हैं। उसी दिन 7 अलग अलग पुलिस स्टेशंस में एफआईआर दर्ज होती है और 12 जुलाई को डीजीपी महाराष्ट्र इस केस को एटीएस को सौंपते हैं। कुछ 15 एक्यूज को नामजद किया जाता है और 20/7 से लेकर 29/9 तक गिरफ्तारियां होती है 13 लोगों की। कमल अंसारी। और 30 नवंबर 2006 को चार्जशीट आती है स्पेशल मोका कोर्ट में। फिर जजमेंट आता है मोका कोर्ट का 2015 में, जिसमें एक्यूज्ड 8 जिनका भी निहाल सिंह ने जिक्र किया, उनको छोड़कर बाकी सबको सज़ा पनिशमेंट दी जाती है। और फिर उसके बाद में अपील कंफर्मेशन केस, क्योंकि डेथ पेनल्टी इसमें 5 एक्यूज के ऊपर में लगाई गई थी और बाकी 7 लोगों को लाइफ पनिशमेंट था। कंफर्मेशन हो और केस और क्रॉस अपील्स को सुनने के बाद ये जजमेंट आता है। इस जजमेंट की एक बहुत ख़ास बात है निहाल, अगर आप इसको पूरा देखो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को है वो किस परिस्थितियों में लिया गया है, उसको सारी चीज़ को कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है इसमें, कि किस तरह उसकी सिस्टर को बुलाया गया, किस तरह उसका बुरखा उतारा गया, किस तरह उसके फादर को बुलाकर 24 आवर्स उसको पूरा नेकेड रखा गया पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद में फिर कन्फेशन स्टेटमेंट साइन किए गए। तो अब बहुत सारे सवाल समाज में उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहा है, कई जगह बहस चल रही है। अब कुछ इसको अच्छा बता रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जजमेंट को, लेकिन कुछ सवालात तो उठे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सवालात उठे हैं। अब इन सवालात को हम अगर शुरू करें तो कमल सर, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के कुछ 6 रूल्स है। उन 6 रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्रिमिनल ट्रायल चलानी है और आपको किसी फैसले पे, उस जज को किसी फैसले पे पहुंचना है। सबसे पहले है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी दोषी साबित होने तक निर्दोषता की धारणा। यानी आरोपी नामजद तो कर दिया, लेकिन उसको इनोसेंस ही माना जाएगा जब तक उसको कन्विक्शन नहीं होती, पहला। और दूसरा है राइट टू फेयर ट्रायल। अब निहाल सिंह ने कुछ परिस्थितियां बताई हैं कि किस तरह एक वकील को शहीद किया गया। और तीसरा जो सबसे अहम रूल है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन प्रोसिक्यूशन,
किसी आरोपी को ये साबित नहीं करना पड़ता कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। ये प्रोसिक्यूशन साइड को प्रूव करना है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट कि ये आरोप है और ये आरोप सिद्ध करना है और आरोपी सिद्ध करना है उनको। चौथा है सज़ा के लिए उचित कारण, जस्ट कॉज फॉर पनिशमेंट। पांचवा आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उचित कानून प्रक्रिया। और छठा आता है राइट टू अपील। तो मुझे लगता है कि ये सारे 12 लोग छठे रूल्स में कहीं ना कहीं राइट टू अपील था करके आज हम लोग यहाँ पे इस चर्चा सत्र में बैठे हुए हैं। तो क्या वाकई में इन लोगों के साथ 12 लोग जो बेगुनाह साबित हुए और दूसरी ट्रायल्स जो आज पेंडिंग है या जिसमें जजमेंट आ चुके हैं, क्या इन 6 रूल्स का फॉलो हो रहा है? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां एक कंकोक्टेड, एक इमेजिनरी स्टोरीज बनाकर 4400 कुछ पेज की चार्जशीट पुटअप करती है 2 महीने में, 3 महीने में, और वो उसकी धज्जियाँ इस तरीके से उड़ती है, जो लोगों को अरेस्ट किया जाता है वो निर्दोष करार दिए जाते हैं। तो फिर असल मुजरिम कहाँ है? असल मुजरिम क्या आज भी हमारे समाज में घूम रहे हैं? तो विवेक, निहाल सर, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या इस मामला जो 6 रूल्स मैंने पढ़े हैं क्या ये फॉलो हो रहे हैं? देखिए सर, मेरा तो सीधा मानना है कि रूल्स अगर फॉलो होते तो ये 19 साल इस तरह से ज़ाया नहीं जाते। अगर रूल्स फॉलो होते तो शायद ये 13 लोग जो पहले ही जेल में ठूसे गए थे वो शायद जेल ही नहीं जाते और ये दिन भी नहीं देखना पड़ता था। जो बातों बातों में बात आई कि टॉर्चर किस लेवल का हुआ है, उसका एक लाइन में जजमेंट से पढ़ना चाहूँगा। ये पढ़ना भी एक्चुअली बदन पे कांटे ले आता है। There they made him naked and put some liquid through the penis using a syringe which caused so much of burning sensation that he felt like scratching and biting his entire body. अब सोचिए किस हद तक का टॉर्चर किया गया कि आपकी पेशाब की जगह से कुछ केमिकल बॉडी में डाला जाता है और उससे ये सेंसेशन होता है कि आदमी चाहता है कि वो पूरा बॉडी को खरोच डाले, काट डाले, उसको बाइट करे। इस तरह के कन्फेशंस, इस तरह की टेक्निक आपको कन्फेशंस एक्सटॉर्ट करने के लिए कब यूज़ करनी पड़ती है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जिस तरह का हमने ये केस का ट्रैजेक्टरी देखा है कि पहले कन्फेशन स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, ओके हो जाता है, चार्जशीट फाइल हो जाती है, और जब ये रिट्रैक्ट करते हैं तब जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, कुछ तो भी रिलायबिलिटी लाने के लिए, जिसमें भी वो फेल होते हैं। अब अगर मैं एक्चुअली नहीं चाह रहा कि बहुत ज़्यादा बातों में जाऊं, लेकिन हम अगर ट्रायल कोर्ट में क्या क्या हुआ इन बातों को समझने के लिए उन चीज़ों में खोदते बैठेंगे तो हमें ये लगेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादती अगर कहीं पे हुई है तो वो ट्रायल कोर्ट में हुई है। अगर इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस था जो हाई कोर्ट अंडरस्कोर कर रहा है तो क्या ये चीज़ें ट्रायल कोर्ट के पास नहीं थी, उनके सामने नहीं थी? जो चीज़ ये जजमेंट में नहीं आई है वो है जजमेंट, वो प्ली ऑफ अलीबी की। जितने ये 13-14 लोग अरेस्ट किए गए थे, हर एक के पास एविडेंसेस थे ये दिखाने के लिए कि जिस दिन ये गवाह बोल रहा है कि मैं बम बना रहा था, उस दिन मैं वहाँ पे था ही नहीं, मैं किसी और जगह पे था। जिस दिन ये बोल रहा है कि इसने ट्रेन में बम प्लांट किया है, उस दिन मैं मुंबई में नहीं था, ये दिखाने वाले एविडेंसेस थे। जो सीडीआर का इसमें बहुत बड़ा इशू हुआ है जिसमें कोर्ट ने एडवर्सरियल इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है, मैं उसी पर आ रहा था, पैरा नंबर 1453, जहां कोर्ट ये कहता है कि सीडीआर लाना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एटीएस ने सीडीआर ही डिस्ट्रॉय किया है। उसकी वजह ये थी कि ये जितने लोग थे इनके पास मोबाइल्स थे, इनका टॉवर लोकेशन ये दिखा रहा था कि ये मुंबई में जिस एरिया में ब्लास्ट हुए या फिर जिस एरिया में बोल रहे कॉन्स्पिरेसी हुई है उस एरिया में वो नहीं थे। जबकि प्रोसिक्यूशन ने कंटिन्यूअसली इसी बात पे रिमांड एक्सटेंशन मांगा है कि हम सीडीआर वेरीफाई कर रहे हैं, हम सीडीआर से कंफर्म कर रहे हैं ये लोग कहाँ पे थे, क्या थे। 84 डेज दयाल जी, ये इसके मामले में जो लोअर कोर्ट है उसने ये कहा कि मोबाइल का लोकेशन और मोबाइल जिसका है उसका लोकेशन एक ही जगह हो ये आवश्यक नहीं है।
ऐसा लोअर कोर्ट ने कहा था। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट है, इसको हाई कोर्ट ने कैसे देखा है? हाई कोर्ट ने बेसिकली इसको ये बोल के ही नकार दिया कि आपने अगर सीडीआर रिकॉर्ड पे नहीं लाया तो हम एडवर्स इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे कि आप कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, ये बोल के उन्होंने किया। लेकिन बात जो जिस तरह से वो नकारा गया कि मोबाइल एक जगह पे था और बंदा किसी और जगह पे होगा, भाई जब बंदा खुद आके विटनेस स्टैंड में एज अ खुद डिफेंस विटनेस करके खड़ा होता है और वो बोलता है कि मेरे पास में ये मोबाइल था, मेरे साथ में ये था, और उसको आप बस सजेशन दे रहे हो, तो प्रोसिक्यूशन का काम था ना कि ये प्रूव कर दे कि मोबाइल एक जगह पे था और बंदा दूसरी जगह पे था। वो नहीं हुआ इस केस में। थैंक यू। कमल सर, आपके पास आऊँगा। टीआई परेड के ऊपर काफ़ी ऑब्जर्वेशन दिया है कोर्ट ने, क्योंकि जैसे निहाल ने बताया कि बम ब्लास्ट 11/7 को हुआ और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी एक्यूज को सामने उसका पहचान जो परेड होती है कि यही बंदा था या नहीं था, तो उस परेड को 18/10 को एक बंदा अपीयर होता है एटीएस ऑफिस में और वो कहता है कि मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, और उसके कुछ दिनों के बाद, करीबन 1 महीने के बाद परेड होती है। क्या कहना चाहेंगे सर? अगर आप परेड को भी देखो तो एक अपने को आइडेंटिफिकेशन परेड करना है तो एक प्रोसीजर रहता है और मैंडेटरी प्रोसीजर रहता है, फॉलो किया जाता है। उसमें जो मेन ऑफिसर है मिस्टर बर्वे करके, जिनके अंडर में पूरा एक परेड हुआ था, वो आदमी कॉम्पिटेंट ही नहीं था वो परेड लेने के लिए। उसका कुछ अप्रैल में, पर्टिकुलर ईयर में जब परेड हुई थी 2006 या 7 में, उसका रिटायरमेंट हो गया था उसका, ही वॉज रिटायर्ड। उसके बाद में उसके 4 महीने बाद या 5 महीने बाद ही वॉज रीअपॉइंटेड। ड्यूरिंग दैट गैप, व्हेन ही वॉज नॉट द ऑफिसर, he was not serving to the state government, during that period that identification parade was conducted। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा था, किस तरीके से फंक्शनिंग कर रही थी गवर्नमेंट। जो आदमी ऑथराइज्ड ही नहीं है वो आदमी को लोग परेड करने के लिए बोल रहे हैं, तो बाकी की चीज़ें फिर मैं क्या बोलूँ आपको किस तरीके से हो रही है। एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है इस पूरे स्टोरी का, जितने भी एक्यूज थे उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का इतना अच्छा इस्तेमाल किया है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि लगभग रोज़ 20-25 राइट टू इन्फॉर्मेशन के अर्ज़े करते थे और इतनी जानकारी इसमें से बाहर आई जो बहुत ही कन्विंसिंग थी, और इनको इस केस से छोड़ने में इस सारी जानकारी का इतनी अहम भूमिका है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कितना कारगर सिद्ध हो सकता है ऐसी केसेस में, ये इन एक्यूज पर्सन्स ने दिखा दिया। इनकी जो टेनेसिटी है, इनका जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन है, जिसके साथ इन्होंने इतने साल इस केस को लड़ा है, ये तो इनको मतलब सलाम करने के लायक ही इनका काम है। क्योंकि 18 साल में तो आदमी पूरा ख़त्म हो जाता है। आप 18 साल जेल में रहेंगे तो आप में कोई ऊर्जा नहीं बचती है, लेकिन आखिर तक ये लड़ते रहे, ये बहुत ही कमेंडेबल है। सर, ये 19 साल के पीरियड में से 10 साल उन्होंने फांसी यार्ड में निकाले, और फांसी यार्ड की एक खासियत होती है कि वहाँ से आपको फांसी का फंदा दिखता है। तो आपको बेसिकली इस माइंडसेट में रखा जाता है कि बेटा तेरा जो नसीब है वो वहाँ पे है, तू वहीं पे लटकने वाला है। और ये एक मेंटल एक सेटअप है। एटलीस्ट नागपुर जेल में फांसी यार्ड में पहुँचने के लिए 7 ग्रेड क्रॉस करने पड़ते हैं। और कोई एक क्लाइंट था मेरा जो डेथ पेनल्टी पे था, तो वो बताता था कि जब हमें कोर्ट में लाया जाता था तो हम उल्टा गिनते हुए आते थे, 7, 6, 5, 4 कि मैं निकल रहा हूँ। और जब उल्टा वापस आते थे तब भी हम उल्टा ही गिनते थे कि हो गया, अब वापस जा रहे हैं, इसी फांसी में अपने को लटकना है। तो जो माइंडसेट वहाँ पे बनाया जाता है, जिस तरह का मेंटल एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, उसमें 10 साल निकालना इज़ नॉट पॉसिबल। और इसीलिए मैंने जब बोला कि वो जो बंदा बोला कि 15 साल से चल रहा हूँ, एक दिन घर पहुँचूँगा, कमाल है इस जज्बे की, कैसे वो कायम रखते हैं। अब जो टीआई परेड की जो बात चल रही थी, इसमें बहुत सारे हमें इंस्टेंसेस ऐसे दिखेंगे कि जो कमल सर ने भी बताया, एक मुंबई में टैक्सी चलाने वाला बंदा जिसकी नज़र रोड पे होनी चाहिए, एट द मोस्ट मीटर पे होनी चाहिए, वो बंदा बोलता है कि मेरे पीछे जो बंदा, जो कस्टमर बैठा था 4-5 महीने पहले, मैं उसको आज पहचान सकता हूँ।
और मैं टीआई परेड में ही नहीं, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो किया जाता है वहीं पे नहीं, तो मैं कोर्ट में भी पहचान सकता हूँ। ऐसी ही चीज़ हमें देखने मिलेगी जयपुर ब्लास्ट केस में। जयपुर ब्लास्ट केस में भी लोगों को फांसी की सज़ा हुई। जयपुर ब्लास्ट केस में तो एक ईमेल थ्रेड के वो केस स्टार्ट करते हैं कि एक इसमें से वन ऑफ द अक्यूज़ ने ईमेल भेजा कि हमने ये ब्लास्ट कराया। फिर उसको ढूंढा गया तो एक कैफ़े था मिश्रा जी का, वो मिश्रा जी के कैफ़े में से 4 महीने बाद उनको पता चला कि मिश्रा जी के कैफ़े से ये ईमेल भेजा गया है। तो 4 महीने पहले मिश्रा जी के कैफ़े में यही बंदा आया था, ये उन्होंने 4 महीने बाद बताया। आप सोच इमेजिन कर सकते हो कि आप अगर एक बिजनेसमैन हो कुछ, अरे यार हम वकील है, कल को जो क्लाइंट मिला था उसका चेहरा याद नहीं रहता, नाम याद नहीं रहता बड़ी मुश्किल से। एक साइबर कैफ़े चलाने वाला बंदा जो दिन में 20-30 कस्टमर देखता होगा, उसको 4 महीने पहले कौन बंदा आया था वो कैसे याद है? ऐसे ही टीआई परेड हमने जयपुर में देखा। बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन। 1465 पैरा नंबर जी, थोड़ा पढ़ेंगे बहुत अच्छा रहेगा निहाल। 1465। एक्चुअली जो बोला जाता है, कुछ नॉन लॉयर्स है इसके लिए मैं थोड़ा इसको एज इट इज़ रीड करना अवॉइड करूँगा। एक होता है कि हमें किसी का चेहरा जो याद रहता है उसका कुछ खासियत याद रहती है कि भाई उसके चेहरे पे कोई स्कार है, या फिर उसका कोई एक आधा आँख फूटा हुआ है, उसका नाक कुछ अलग अजब तरीके से लंबा है, या फिर कुछ अजब तरीके की दाढ़ी थी। इसमें जो विटनेसेस थे जो 4 महीने बाद 4 साल बाद आके बता रहे थे, उनमें से किसी के पास ये कोई वजह नहीं थी बताने की कि मैं ये बंदे का चेहरा क्यों याद रख पाया। और ये ज़रूरी था क्योंकि बताने वाला बंदा जो मुंबई की ट्रेनें हैं, मैं मुंबई में रहा 4-5 साल, मुझे पता है। एक बार मुझे वी आवर्स में विरार जाना पड़ गया था, तो मैं एक टांग पे था विरार तक। तो अगल बगल वाले के चेहरे छोड़ो, खुद की हालत पतली हो जाती है कि मैं कैसे पहुंचूंगा। उस हालत में जब ये विटनेसेस बताते हैं परफेक्टली कि हाँ यही वो बंदा था जिसने बैग लाया और इस क्राउडेड प्लेस में उसने ले जाके रखा, तो कोर्ट डाउट करता है। और इसमें कोर्ट बोलता है, देयरफॉर वी एग्जामिन्ड वेदर देयर वाज एनी स्पेशल रीजन टू ट्रिगर द मेमोरी and recollect the face and description of the accused to enable the witness to identify them after such a long gap. Thereupon, we observed that both the witnesses could not get sufficient opportunity to interact, to observe and to store the face of the accused in memory. Hence, we held that their evidence is not safe to base conviction upon. वैसे ही एक विटनेस है उसमें जिसने 4 साल के बाद, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो 4 साल के बाद उसने ये बताया कि उसने ट्रेन में किसी को वो थैली और उसके अंदर RDX रखते हुए देखा, और 4 साल के बाद वो उस आदमी को पहचान रहा है जिसने उसे 4 साल पहले देखा है। तो उसको लेकिन आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए उस व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, ऐसा मैंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्या ये सच है? जी जी। देशपांडे सर, आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बहुत सारे मामला, ये तो बहुत बड़ा मामला था बॉम्ब ब्लास्ट, कई लोगों की जान गई है इसमें। तो अक्सर हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड बन गया है कुछ सालों में कि कुछ मामले मीडिया ट्रायल हो जाते हैं। तो ये मीडिया ट्रायल क्यों बनते हैं, और मीडिया इसमें एग्जैगरेट जो करता है सिचुएशन को? क्योंकि एक तरफ जब इंसिडेंट होते हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो रोके जाने चाहिए, एजेंसियों के थ्रू नहीं रुक पाते, हो जाते हैं, तो एक तरफ तो इन्वेस्टिगेशन चलता है और दूसरी तरफ जो मीडिया आम लोगों को जो बताता है, ये मीडिया ट्रायल क्यों बन रहे हैं? पहला कारण तो ये है कि मीडिया में कंपटीशन इतना होता है कि रोज़ स्टोरी ब्रेक करनी है। अगर मान लीजिए कि ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है और उसमें 189 लोग मरे हैं, तो इट कॉल्स फॉर अ स्टोरी एवरी डे, मे बी 5 or 6 स्टोरीज एवरी डे। इस तरह का एक प्रेशर न्यूज़ रूम में होता है। मतलब ये एडिटर की तरफ से तो होता है, लेकिन एडिटर ये नहीं कहता कि आप कोई भी झूठ मूठ की स्टोरी लेकर आइए, मुझे स्टोरी चाहिए, ऐसा एडिटर तो नहीं कहता है। लेकिन रिपोर्टर को, जो बीट इंचार्ज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि मुझे कुछ ऐसा लाना है जो किसी और के पास ना हो। तो उस कंपटीशन में कोई मनगढ़ंत भी केस जो है वो बनाया जाता है। ऐसा होता है, जो अनफॉर्चुनेट है, जो गलत है। तो ये जो प्रेशर होता है कंपटीशन का, उससे ये बनता है। कई बार तो बायसेस की वजह से बनता है।
न्यूज़ रूम में आइडियोलॉजिकल बायसेस भी बहुत होते हैं। और अभी तो आजकल के न्यूज़ रूम आपने देखे होंगे, मतलब जो सारा एक पूरा मीडिया है जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, तो वो तो ट्रायल लेने के लिए बैठा है, वो ट्रायल अपोजिशन की लेता है। जबकि डेमोक्रेसी में मीडिया का काम है कि वो जो रूलिंग पार्टी है उसको क्वेश्चन करे, ये मीडिया का धर्म है। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है। तो ये अलग अलग तरह के रीज़न से, एक तो स्टोरीज लाने का प्रेशर है, आइडियोलॉजिकल बायसेस है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ये भी फैक्टर है कि जितनी समझ होनी चाहिए विषय की, उस ज़्यादातर लोग तो पत्रकार इसलिए बनते हैं कि वो किसी और जगह फिट नहीं होते। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं ये बहुत कबूल करता हूँ कि मेरा ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे मुझे और कहीं जॉब मिल सकती थी, लेकिन मैं पत्रकार बन गया। लेकिन मेरे खिलाफ अभी तक तो कोई किसी ने इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मैंने कोई किसी का मीडिया ट्रायल लिया है। लेकिन ज़्यादातर पत्रकार ऐसे ही होते हैं जिनको और कहीं किसी काम का कोई स्कोप नहीं रहता है, तो वो पत्रकार बन जाते हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसका अनुभव लेते हैं आए दिन, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। एक बड़े नाटककार है, नागपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका इंटरव्यू लेने के लिए कोई एक बड़े पेपर की बड़ी सीनियर महिला चली गई और उसने जाकर सवाल ये पूछा कि चलिए बताइए आपने कौन कौन से नाटक लिखे हैं। तो उस नाटककार ने उसको भगा दिया। उसको ये कहा कि अगर तुमको ये पता नहीं है कि मैंने कौन कौन से नाटक लिखे। कमल सर, मीडिया ट्रायल का दबाव जजेस पे क्या रहता है? क्या इसका रिजल्ट क्या निकलता है? हेलो, मैं तो ये सोच में खोया हुआ था कि आरोपी कौन। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये जितने भी लोगों को जो डिज़र्व करते थे बाइज्जत भरी हुए, तो बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया? आज तक 19 साल से हमारा पूरा सिस्टम है पूरा ये साबित करता है कि पूरा फेलियर है। आप देखिए, अभी मेरे को एकदम बात करते करते याद आ रहा था कि मौका का अगर अपने को किसी को प्रोसिक्यूट करना है तो सैंक्शन लेना पड़ता है हम लोगों को सेक्शन 22 या 23 ऑफ मौका का एक्ट में। उसमें सैंक्शन जो लिया गया था, मिस्टर जायसवाल करके एक एडिशनल सीपी थे वो मुंबई मोफुसेल के, वो एलिजिबल ही नहीं थे सैंक्शन देने के लिए। सर उसको एग्जाम भी नहीं किया गया, वो विटनेस बॉक्स में स्टे पे उसी पे आ रहा था मैं। और उसके बाद में सैंक्शन भी अगर देना है तो मेरे पास मटेरियल चाहिए सैंक्शन देने के लिए। मुकद्दमा एक्ट में अगर मेरे को सैंक्शन देना है तो अब उनको ये सब आके कोर्ट में साबित करना पड़ता है आके। लेकिन मिस्टर जायसवाल जो थे एडिशनल सीपी जो थे मुंबई के मोफिसिल के, वो विटनेस बॉक्स में आके खड़े नहीं हुए। तो कैसा मैकेनिज्म था, क्या बेसिस पे सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन दिया? एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विदाउट दैट सैंक्शन नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड। और जिसने सैंक्शन दिया वही नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस एंड हाउ कम द सिस्टम कैन वर्क। दूसरा, आतिक भाई ने पूछा कि मीडिया ट्रायल मैं हमेशा बोलता हूँ कि मीडिया ट्रायल जो होता है कई बार बहुत बायस होता है, विदाउट सब्सटेंस होता है। सो सम अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेड टू द मीडिया ऑल्सो कि विदाउट getting sufficient material, without getting proper evidence, no person should be publicly tried. और मैं तो यहाँ से एक कदम थोड़ा और आगे बढ़ूँगा कि जो जजेस लोग इस तरीके का कन्विक्शन देते हैं, एक किसी के लाइफ के साथ 19 साल तक के उसको बिहाइंड द जेल रखा जाता है, कहीं ना कहीं इनको भी अकाउंटेबिलिटी में जवाबदार होना चाहिए। जजेस लोगों को इस तरीके से एब्जॉल्व नहीं कर सकते हम। उनकी कहीं ना कहीं एक सिस्टम को प्रॉपर चलाने की जवाबदारी है। एंड उनका जो अपॉइंटमेंट्स है उनके क्वालिफिकेशन पे हुआ है। तो उस तरीके का अगर जुडिशरी में भी इस तरीके के जजेस रहेंगे तो ये सिस्टम के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। और मैं तो बोलूँगा कि इस तरीके के जजेस के ऊपर कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए इस तरीके से
कि आगे इस तरीके के कन्विक्शंस, फॉल्स कन्विक्शंस नहीं हो करके? जी, इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है, 2 आईपीएस ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स लिए गए थे और उनको आइडेंटिकल सवाल पूछे गए और उनके जवाब भी आइडेंटिकल थे। मतलब अगर आईपीएस ऑफिसर्स इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे जो कॉपी पेस्ट वाला, तो ये फिर इसका लेवल आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन का लेवल किस तरह का है। आईपीएस ऑफिसर के लेवल पर इस तरह की बात हो रही है, तो इस केस में जिस तरह का आप केस बना रहे हैं उसका क्रेडिबिलिटी क्या बचेगा? जी, इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में इतने लैक्यूनास और इतना झूठ, और 19 साल से हम देशवासियों के साथ में कोई इंसाफ नहीं हो पाया, हमारी मातृभूमि पर अटैक होता है, हमारे ही लोग शहीद होते हैं, और 19 साल तक हमको एक झूठी आस दिलाई जाती है कि ये आरोपी थे, और इतने सारे ग्राउंड्स के ऊपर में उनको छोड़ा जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता कि एक कुछ कानून की गरज फिर आन पड़ी है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के ऊपर नकेल कसी जाए? निहाल सिंह। ज़रूरत तो है, और मुझे लगता है ज़रूरत पहली तो है कि एग्जिस्टिंग लॉज को भी यूज़ किया जाए। जिस तरह की चीज़ें उभर के सामने आई है, ये क्लियर केस है 330 का, सेक्शन 330 आईपीसी, वेरी मच कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये ट्रायल कोर्ट के सामने भी था, हाई कोर्ट के सामने भी था। बट वन थिंग दैट इज़ लैकिंग इन दिस जजमेंट इज़, ये सिर्फ ऑब्जर्व करती है, ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताती है कि इसमें आगे क्या करना है। जहाँ तक ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पावर्स का मिसयूज़ करने वाली बात है, तो हाल फिलहाल में हमें इनफैक्ट जिस दिन ये जजमेंट आया उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में एक पुलिस कांस्टेबल का इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया कि उसके क्या बोलते हैं ना अपन, स्क्रोटल सैक रिमूव कर दिया गया। टेस्टिस जो होते हैं वो टेस्टिस रिमूव कर दिए गए। इस तरह का टॉर्चर पुलिस वाले पे पुलिस वालों ने किया, और जिसके बाद में कोर्ट ने बोला कि उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। बट मुझे लगता है 2 लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने की ज़रूरत है। फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी आई वुड से इज़ मस्ट इज़ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। हमने ही देखा है, नागपुर हाई कोर्ट का ही सीन देखा है कि एक गलत जजमेंट लिखने की वजह से, एक गलत जजमेंट, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट जजमेंट, लेकिन वो गलत जजमेंट लिखने की वजह से एक हाई कोर्ट के जज का कंफर्मेशन नहीं हुआ, शी हैड टू स्टेप डाउन। एक रिसेंट में अभी पिछले हफ्ते में ही एक मध्य प्रदेश का जजमेंट आया है, आपके पढ़ने में आया होगा कि नहीं पता नहीं। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज को एट द एज ऑफ 56 घर भेजा गया, द रीज़न बीइंग कि उन्होंने एक मैटर में कुछ लोगों को ज़मानत दी और कुछ लोगों को ज़मानत नहीं दी, और उसमें उनके ऊपर ये एक्यूजेशन नहीं था कि ये जज ने कोई बेईमानी की है या कोई भ्रष्टाचार किया है। सिर्फ इतना आरोप था कि इन्होंने कुछ लोगों को ज़मानत दी और कुछ लोगों को ज़मानत नहीं दी। उसके आधार पे उनको घर भेज दिया गया। वो बेचारा 10 साल 12 साल के बाद में केस जीता है, आज उनको एग्जॉनरेट किया गया है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप गलत जजमेंट के लिए लोगों को घर भेजते हो या भेजते आए हो, तो इस तरह का एक रूल बनाओ ना, एक कानून बनाओ ये जिसमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि आप अगर किसी जजमेंट में जो फ्लेवर है उसका अगर डिसऑनेस्टी का है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो जजमेंट में फ्लेवर जो है वो इनकॉम्पिटेंस का है तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स होनी चाहिए। दूसरी अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स होनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से है, वो है पुलिस के ऊपर। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कहीं अक्विटल होता है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंक्वायरीज होनी चाहिए, क्योंकि अक्विटल का मायना ये है कि या तो जो बंदा ट्रायल फेस कर रहा था वो उसमें अक्यूज था ही नहीं, वो रियल कल्प्रिट था ही नहीं, जिसके वजह से वो छूटा है, या फिर वो अक्यूज था, उसने वो कांड किया है, वो गुनाह उसने किया है, लेकिन सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से वो छूट रहा है। इन दोनों हालात में जिम्मेदार अगर कोई है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। लेकिन इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना है। हमने ये देखा कि जब पोटा और टाडा का जब हिसाब चला, जब चर्चाएं चली,
पोटा का इतना गंदा वाला मिसयूज़ हुआ था कि मेरे जितना मैंने पढ़ा है, ऐसा पहली बार किसी कानून में लिख के आया है कि पहले के कानून टाडा पोटा जैसे मिसयूज़ हुए, इसके लिए हम यूएपीए जैसा कानून ला रहे हैं। भले ही यूएपीए का जो मिसयूज़ हो रहा है वो आगे की बात है, शायद और 10 साल बाद बोलेंगे कि यूएपीए भी बहुत बुरी तरह से मिसयूज़ हुआ था, इसके लिए हम टीएपीए लेके आए। लेकिन बात यह है कि मिसयूज़ होता है, ये सब चीज़ें जुडिशरी भी रिकॉग्नाइज करती है, लेजिस्लेचर्स भी रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन इसमें नकेल कसने के लिए कार्रवाई आज तक जो इफेक्टिवली होनी चाहिए वो नहीं हुई है। अब इसी में एक बात मैं जोड़ के बताऊंगा कि जयपुर ब्लास्ट का केस का चर्चा हम कर रहे थे। जयपुर ब्लास्ट केस में हाई कोर्ट ने बोला कि जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो बायस था, जो जिसमें इलीगैलिटी थी, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब ये जजमेंट में ऐसा एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया था, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फ्लो होने थे। अब बड़े ही कनिंग वे से सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया गया है कि इसके ऊपर चर्चा होगी माई बाप, इसके लिए इसको स्टे कर दो। अब कोर्ट ने सब ऑब्जर्वेशन स्टे कर दिया है, अब इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ज़रूरी है एक लीगल फ्रेमवर्क की कि अगर इनोसेंस दिखता है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए और उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। कमल सर, एक प्रिंसिपल है, बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। अभी कुछ लोग दिल्ली दंगों में, कुछ लोग ट्विटर पे पोस्ट कर कर, कुछ लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कुछ लोग अभी भी पिछले 4 सालों से जेल के अंदर बंद है। अभी तक मैटर बेल जब उनकी आती है तो बहुत सारे जजेस रेस्क्यू करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो फेज़ है, बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, ये जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब का कोट किया हुआ था। और ये करीब 40 साल से ये एक जैसा नहीं मौसम आता है, तो एक मौसम ऐसा आता है कि वो टाइम पे सब लोग इसको फॉलो करते हैं, फिर एक ऐसा मौसम आता है कि बिल्कुल इसको इग्नोर करके सब जेल ही जेल भेजते हैं, कोई बेल को इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन अभी जो डेमोक्रेसी की जो स्थिति अपन देख रहे हैं हमारे कंट्री में, तो यहाँ पे ऐसा हो गया है कि आज भी ये लागू है, बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। बट एक कहा जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक अच्छा ऑथर था कि यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द लॉ। तो आप मेरे को आदमी दिखाओ तो वैसा मैं कानून बताऊंगा आपको। तो वैसा चल रहा है, एक पिक एंड चूज़ जैसा सिस्टम चलता है ना। तो एक आम आदमी को छोड़ना है तो बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। किसी को स्पेसिफिक टारगेट करना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन नहीं निकलना चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रोफेसर नहीं निकलना चाहिए, ये लॉयर नहीं निकलना चाहिए, दिस इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर द कॉज एंड एक्सपोजिंग दिस सिस्टम हाउ इट इज़ वर्किंग। तो दिस पीपल दे शुड बी बेटर टू रिमेन इन जेल। तो वो लोगों को टारगेट करके वो रूल जो है अप्लीकेबल नहीं हो पाता और जेल इज़ अ रूल एंड बेल इज़ एन एक्सेप्शन हो जाता है उनके लिए। ये हो रहा है सर। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सवालात जो चर्चा सत्र से उभरे हैं, इस चर्चा से उभरे हैं, मैं उसको आज के माननीय अध्यक्ष साहब के ऊपर छोड़ता हूं कि उस इस सारे चीज़ों का निचोड़ और जवाब हम सब के दे। तो सर, सबसे पहला एक सवाल जो उभर के आया कि क्या फ्री ट्रायल्स हो रही है देश में? क्या सर, अगर हमको 19 साल के बाद में कुछ आरोपियों को निर्दोष छोड़ा जाता है तो असल गुनहगार कहाँ है? तो जैसा निहाल ने बताया कि अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। तो ये 19 साल में क्या हुआ? और ऐसे कई ट्रायल्स और जो अंडर ट्रायल्स भी है जिनकी अभी तक बेल भी नहीं हो पा रही है। तो इससे हमारे भारतीय समाज का भविष्य क्या है? हम समाज को क्या दे रहे हैं? भविष्य में हम हमारी नई जनरेशन को क्या देना चाह रहे हैं? हम क्या लिगेसी उनके लिए छोड़ रहे हैं? इसके लिए सर, टॉर्चर जिस तरीके से इस केस में पहली बार मंजर आम पर आए हैं, जो जिस तरीके से टॉर्चर हुआ है, कोर्ट ने कहा कि वंस एक पैराग्राफ में लिखा है कोर्ट ने कि बस उनको एक लाइसेंस मिल गया था उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करने का, और हर चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कोर्ट ने।
तो सर क्या जवाबदेही किस किस की तय होनी चाहिए, और समाज में क्या संदेश गया है इस निर्णय से? एक समाज को क्या माननीय उच्च न्यायालय ने जो दिया है, दोनों जजेस ने जो मेहनत की है पिछले 7-8 महीने में इसको सुनकर, इतना बल्कि रिकॉर्ड को, क्या संदेश हमने हमारी जुडिशरी की तरफ से गया है? सर क्या इंडिपेंडेंट एजेंसीज या इंटरनेशनल एजेंसीज को भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इस तरीके से जो बड़े केसेस हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हमारे देश के ऊपर हो रहे हैं, मातृभूमि पर जो अटैक होते हैं, क्या इसमें अब ऐसा वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल एजेंसीज की भी मदद ली जाए? और सर अगर ये सब है, एक 5000 पेज की चार्जशीट है, 180 गवाह है, और टॉप आईपीएस ऑफिसर्स है महाराष्ट्र स्टेट के जो इस केस में इन्वॉल्व है, एक बड़ी एजेंसी है एटीएस, इन सब के बावजूद भी असल गुनाहगार फ्री है। सर आप रोशनी डालिए सर। यानी आपका चर्चा सत्र यहाँ ख़त्म हो गया ऐसा मैं समझूं? जी सर। नहीं, मैंने अतीक साहब से यही पूछा कि आप मेरी तरफ मुखातिब है, यानी आपका बाकी पैनलिस्ट वाला रोल ख़त्म हुआ। तो वैसा यूजुअली जो पैनल डिस्कशन होते हैं उसमें जो चेयरपर्सन होता है उसका रोल एक्चुअली हमारी संस्कृति में जो सुपारी वाला रोल है वो होता है। कई बार अगर कोई अब्सेंट है, कुर्सी खाली है, कुर्सी खाली नहीं होना चाहिए करके वहाँ सुपारी रख दी जाती है और मार्क कर दिया जाता है कि वो प्रेजेंट है। तो मैं अभी तक क्या समझ रहा था मेरा वही रोल है, लेकिन आपने मेरे सामने सवालात रखे और 3 एक्सपर्ट पैनलिस्ट के बाद में, तो आज ऑडियंस में बहुत इम्पोर्टेंट लोग भी हैं हमारे साथ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोशन बागड़े साहब है, फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेन साहब है, सदर मस्जिद के सर्वेसर्वा अल्ताफ़ अहमद साहब है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर शकील सत्तार साहब है, ओबीसी आघाड़ी को लीड करने वाले एडवोकेट समीक्षा गणेशी जी हैं, जो इतने खूबसूरत बिल्डिंग हॉल को मेंटेन करते हैं और इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी साहब भी हैं, आप यहाँ मौजूद। तकरीबन आधे नाम तो ले ही सकता हूँ, अलग अलग जगह से है। अशरफ खान साहब हैं। अब एक बड़ा कई सारे सवालात सामने आए। मैं मार्क कर रहा था, विवेक जी ने कहा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। निहाल ट्रायल लॉयर्स के रोल पर थे, साथ में ही किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए लीगल सिस्टम में वो थे। कमल भाई ने भी ड्यूटी ऑफ लॉयर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उस जजमेंट में मिसिंग है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस, ये एक बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट को टच किया। काफ़ी सारे सवालात अतीक साहब ने भी किए। वहाँ जाने से पहले मुझे लगता हमको जड़ों में भी जाना चाहिए कि हम यहाँ तक के क्यों पहुँच रहे हैं, हमने क्या मिस किया इस पूरी जर्नी में। मैं थोड़ा हिस्ट्री में ले जाता हूँ। जिनके नाम से ये स्टडी सर्कल चलता है, एडवोकेट एसके काजी, वो विदर्भा से ही आते थे, मेरे अपने ज़िले यवतमाल से आते थे, और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरे फादर उन्हीं के ऑफिस में जूनियर थे। और एसके काजी साहब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, यानी जो संविधान बना उस असेंबली के वो सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स में से एक थे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे अपने लोगों को सेलिब्रेट नहीं करते। तो आर्टिकल 20 जो ये कहता है
जो प्रोटेक्शन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से, ज़्यादातर वकील है उन्होंने पढ़ा है, जो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम। यानी कोई भी आदमी को सज़ा नहीं दी जा सकती उस गलती के लिए जो उस दिन कानून से बैन नहीं थी। दूसरा, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी को भी एक से ज़्यादा बार एक ही गुनाह के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती। तीसरा, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तीसरा कि वो खुद के खिलाफ में, यानी अभी यहाँ कन्फेशन की बात हुई, किस तरह से कन्फेशंस लिए गए बात हुई, उस बारे में संविधान कहता है कि कोई भी खुद के खिलाफ गवाह नहीं माना जाएगा, वो कुछ भी कह दे। तो फिर 3rd डिग्री क्यों, 4th डिग्री क्यों, पुलिस कस्टडी क्यों, ये सारे सवालात आगे जाके क्रिएट होते हैं। तो अब अगर आप देखें तो संविधान सभा में जब इस आर्टिकल पे चर्चा हो रही थी, उस वक्त वो आर्टिकल 14 था। 3 दिसंबर 1948 को एक अमेंडमेंट मूव हुआ, अमेंडमेंट नंबर 512, और ये मूव किया था एडवोकेट एसके काजी साहब ने। उन्होंने कहा कि ये 3 जो आपने डाले हैं प्रोटेक्शंस, ये अधूरे हैं, एक चौथे प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके आगे आप ऐड कीजिए, द राइट ऑफ द पीपल टू बी सिक्योर इन देयर पर्सन्स, हाउसेस, पेपर्स एंड इफेक्ट्स अगेंस्ट अनरीजनेबल सर्चेस एंड सीजर shall not be violated and no warrant shall issue but upon probable cause supported by oath or affirmation and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized। अगर इसको मैं सीधी सीधी हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो वो कहते थे कि एक हमने फंडामेंटल राइट देना चाहिए और लोगों को कि वो अपने घरों में सेफ हैं, वो अपने घरों में सिक्योर रहे, कोई उनके घर में घुस के उन पर कोई गलत इल्ज़ाम के तहत उठा के ना ले जा सके, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पेपर सेफ रहे, उनके घर सेफ रहे, उनके खिलाफ कोई भी अनरीजनेबल सर्च और सीजर ना हो, यानी तलाशी अनरीजनेबल ना हो, जब्ती अनरीजनेबल ना हो, क्योंकि ये जजमेंट में जब्ती पर बहुत जोर दिया है कोर्ट ने कि किस तरह से गैर कानूनी तौर पे जब्तियां हुई है। और जब तक के कोर्ट में पुलिस वाला अपने अफिडेविट पर लिख के ना दे कि उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्यों उसको शक है, तब तक के कोई भी वारंट कोर्ट इशू ना करे। तो उन्होंने जब ये कहा कि ये ऐड करना चाहिए, तो उसके सपोर्ट में उन्होंने जो कहा वो शायद आज हम 50 यानी इतने 80 साल तकरीबन हो रहे हैं, यानी 75 से तो ज़्यादा ही हो गए इसको, तो हम रिलेट कर पाएंगे। वो कहते हैं इन इंडिया इन पर्टिकुलरली एवरी प्रोविंस देर आर गुंडा एक्ट एंड पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अभी हम उसको मको का पढ़ेंगे, which do not provide for any appeals or representations and which give no opportunity to the persons concerned to defend themselves. Arrests are made without warrant and searches without justification. We are being governed by the lawless laws and there is no remedy for the redress of grievances on account of unauthorized arrest and searches. यहाँ तकरीबन 80% वकील हाजिर है जो कानून जानते हैं, जो रोज़ कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं। क्या हम इन्हीं हालात से गुजर नहीं रहे आज 75-76 साल के बाद? कि 19 साल की ज़्यादती जब सामने आती है और कोर्ट वहाँ जाके खामोश हो जाता है कि अब आगे क्या? अगर 1 करोड़ रुपया भी उस शख्स को दिया जाए जिसने पूरी जवानी जेल में गुजार दी, जिसके बच्चों ने बाप के रहते हुए भी यतीमों की तरह जिंदगी गुजारी, और सिर्फ यतीम ही नहीं बल्कि समाज में वो अछूत रहे इतने साल, तो क्या उनको कंपेंसेट किया जा सकता है? जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये इन्वेस्टिगेशन किया, नाम आए हैं पूरे जजमेंट पे उनके, क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट की हुई पूरी केसेस का फिर से रिव्यू नहीं होना चाहिए? कितने लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई है, कितने बेगुनाह लोगों को सिर्फ फाइल कंप्लीट करने के लिए
या दिए हुए पीरियड में हमने गुनाह को पूरा सॉल्व कर दिया, ये बताने के लिए हुआ है या नहीं हुआ, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई कानून नहीं है इसका। एक प्रोविजन इन्होंने बताया वो इन लोगों के लिए है, लेकिन बाकी का क्या? काजी साहब का वो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वक्त मिले तो पढ़िए। मैं उसमें की 3-4 लाइनें और पढ़ के सुनाता हूँ। We have been seen in 1947 and in the beginning of 1948 that hundreds of thousands of people are arrested and houses were searched merely on suspicion. The result is that the morale of the members of the Muslim minority community was undermined and they were treated just like criminals in the country. I will give the house one very important instance. Whenever we went to aerodrome, ये 75 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, और member of constituent assembly ये बोल रहे हैं, whenever we went to an aerodrome to go to Delhi, our belongings were searched without any reason, without any cause and without any warning. I will now give another instance. When there was police action in Hyderabad, every Muslim worth the name was arrested without any justification in the adjoining provinces. If those Muslims were really traitors, they ought to have been prosecuted, punished and hanged. But people who had nothing whatever to do with Hyderabad were arrested under the pretense that they were taken only under protective custody. Well, if they were taken under protective custody, why were there women and children who were outside not taken under this protective custody? Therefore, my submission is that unless this fundamental right that I have asked for in this amendment is guaranteed, there will be no end to these arrests without warrants and to these searches without justifications. I have moved this amendment in the earnest hope that it would be accepted. जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने आसपास होने वाली चीजें आज देख रहा हूं। एयरपोर्ट पे क्या होता है, किस तरह से सर्चेस होते हैं, कि क्या बोर्डिंग पास पे नाम देख के उस तरह से सर्च किए जाए। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो वो करते हैं हम शेयर करते हैं डे इन डे आउट। तो जब उन्होंने ये अमेंडमेंट रखा कि ये इतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो उस वक्त जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़े होंगे, देखे होंगे, वो जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये हर क्वेश्चन का आंसर देते थे, सारे क्वेश्चंस उनसे पोज होते थे। वो जिस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लेते थे, हाउस उसको एक्सेप्ट कर लेता था। तो जब ये अमेंडमेंट आया तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट अमेंडमेंट नंबर 512 मूव्ड बाय मिस्टर करीमुद्दीन, यानी इसके काजी सैयद करीमुद्दीन काजी। आई थिंक इट इज अ यूजफुल प्रोविजन एंड मे फाइंड अ प्लेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब उन्होंने एक्सेप्ट करने की बात कर दी तो फिर वो वोटिंग के दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट चेयर में थे, उन्होंने कहा सबसे पहले वो आवाजी मतदान से होता है कि हाँ भाई कौन कौन ये अमेंडमेंट चाहता है, तो लोगों ने कहा हाँ यस यस यस। तो फिर उन्होंने रूलिंग दिया कि अमेंडमेंट पास हो गया क्योंकि लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक मिनिस्टर हुआ करते थे टीटी कृष्णमाचारी। अब इनके बारे में बताऊं तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और आज़ाद इंडिया के इतिहास में ये पहले मिनिस्टर थे जिनको करप्शन के चार्जेस में रिजाइन करना पड़ा था। ये पायनियर है। जो एक फिरोज गांधी साहब ने एक घोटाला ढूंढ के निकाला था, मुंद्रा घोटाला जिसे कहते हैं, उसमें ये शामिल पाए गए थे शेयर्स में सब हेरा फेरी करने। तो नेहरू जी को इनको निकालना पड़ा, इन्होंने रिजाइन दिया। ये फिर चुन के आए बाद में। ये तमिलनाडु से आते थे, तमिलनाडु का पॉलिटिक्स अपनी तरह का था और फिर से इनको मिनिस्ट्री में प्रेशर में लेना पड़ा, लेकिन नेहरू जी ने इनको कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया था। ही वॉज मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बाद में फिर फाइनेंस में आई है। तो इन्होंने ऑब्जेक्ट लिया कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि
हाँ वाले वोट कम है और ना वाले ज़्यादा वोट है। तो वाइस चेयरमैन साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं, फिर से एक बार फिर से वोटिंग हुआ, फिर से रूलिंग दिया कि यस ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर से ये खड़े हुए नहीं नहीं एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने नहीं सुना। तो बोले ये तो बड़ी अजीब पोजीशन आ गई कि मैं बोल रहा हूँ क्या सुना है, सब बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट किया। नहीं, बोले इसको वोटिंग को डाला जाए। तो फिर वोटिंग को डाला गया। जैसी वोटिंग को डाला गया तो महावीर त्यागी जी खड़े हुए, मैं उनके बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इसकी चर्चा हम थोड़ी बाद में करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये तो एक्सेप्ट हो गया, मैं रूलिंग दे चुका, लेकिन आप लोग कह रहे हैं अगर पूरा हाउस मुझे ये अथॉरिटी देता है इसको एडजर्न करने का, तो उस वक्त एडजर्नमेंट को जवाहरलाल नेहरू जी ने सपोर्ट किया कि ठीक है इसको एडजर्न करते हैं, इसको बाद में हम चर्चा करते हैं। और वो जो बाद में चर्चा होने वाली थी वो आज तक के नहीं हो पाई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स इसमें खामोश है कि अमेंडमेंट नंबर 512 का क्या हुआ, क्योंकि वो कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो आप जो बोल रहे थे कि कानून में क्या क्या होना चाहिए, तो कानून बनाते वक्त ये सब होता है। जब टाडा आया तो टाडा में पहली बार ये प्रोविजन इंडिया ने देखा कि जो मुलजिम है, जो आरोपी है, वो अपना अगर कोई कन्फेशन देता है किसी ऑफिसर के सामने तो उस कन्फेशन के भरोसे उसको सजा दी जा सकती है। जब वो चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल सरकमस्टांसेस में स्पेशल लॉज होने चाहिए। तो ये स्पेशल सरकमस्टांसेस है, इसलिए ये स्पेशल लॉ आया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 को वायलेट नहीं करता। जब बात आगे बढ़ी तो देखा गया कि इस लॉ का बहुत मिसयूज हो रहा है, तो टाडा खत्म करके पोटा आया, लेकिन उसमें यह प्रोविजन रखी गई, थोड़ी स्ट्रिंजेंट करी। पोटा खत्म हुआ, यूएपीए आया, मकोका आया, और अभी आप तैयार हो जाइए, महाराष्ट्र में एक बहुत बढ़िया सा कानून आ रहा है हर बोलने वाले के खिलाफ। ये सारे कानून इस तरह के प्रोविजंस को एक्सेप्ट करने लग गए कि जो पुलिस वालों के सामने कन्फेशन खुद के ही खिलाफ बयान दिया गया उस पर एक्ट किया जा सकता। लेकिन सारे कानूनों ने चेक्स एंड बैलेंसेस दिए। तो यहाँ मैं कमल भाई के साथ जाना चाहूँगा कि उन जजेस के बारे में इंक्वायरी होना ज़रूरी है, उनका अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है, उनको किस तरह के काम देने चाहिए फ्यूचर में ये भी होना ज़रूरी है, जिन्होंने उन चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में कोई ध्यान नहीं रखा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा थी। तो उन्होंने इस तरह के कन्फेशंस पे रिलाई करके जो जो जजमेंट्स दिए, अभी तक के जितने लोगों को सज़ा दी, मुझे लगता है उसका ऑटोमेटिक रिव्यू होना चाहिए। एक जजमेंट की बात इन्होंने कही कि हमारे हाईकोर्ट के एक जज को, एक लेडी जज को कंफर्म नहीं किया गया था कि उन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने गलत जजमेंट दिया है, या जो पैरामीटर्स में नहीं बैठता। इसलिए हमने एक दूसरे जज को रिज़ाइन करते हुए देखा। एक केस में उनके खिलाफ में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे थे कि उन्होंने एक कैदी को छोड़ दिया जिसके ऊपर इसी तरह के इल्ज़ाम थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनका जजमेंट सेटिसाइड किया, रिमांड केस किया, नए बेंच के सामने आया, और नए बेंच ने भी एग्जैक्टली वैसा ही जजमेंट लिखा और उनको छोड़ दिया कि ये बेगुनाह है। लेकिन जिस जज ने रिज़ाइन किया हम उसको वापस नहीं ला पाए। मैं साईं बाबा वाले केस की बात कर रहा हूं। साईं बाबा के केस में एक प्रोफेसर जो चल नहीं पाता, जिसका एक हाथ काम नहीं करता था, धीरे धीरे उसकी ज़बान ने भी बात करना बंद कर दिया था, लेकिन वो कितने साल रहा, कितने साल अंदर रहा? 9 साल। उसको 9 साल अंदर रखा। अरे 9 साल में तो लोग स्वतंत्र वीर हो जाते हैं। सरकार उनको पेंशन देने लगती है अगर इतने 9 साल कोई जेल में रहे तो यहाँ तो 19 साल जेल में कितनी पेंशन होंगी। फिर जब साईं बाबा बाहर आए तो उनको बाहर आते ही मर गए। तो इसके लिए जो कानून होना चाहिए, तो वो कानून भी काजी सैयद करीमुद्दीन साहब बताए था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि आपने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 लिखना चाहिए।
हमारी बदकिस्मती से वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। आज जो आर्टिकल 21 है वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वो ये कहता है आज जो हमारा कानून है संविधान का आर्टिकल 21 कि किसी भी आदमी की पर्सनल लिबर्टी यानी उसकी आज़ादी और उसकी ज़िंदगी ये छीनी नहीं जा सकती सिवाय के जो कानून बनाया है उस कानून के तहत। तो ये क्या करता है आज का, ये जजेस को बाइंड कर देता है कि उन्होंने सिर्फ इतना देखना है कि कानून ने जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा किया है क्या। अगर मकोका ये कहता है कानून कि किसी का अगर आपको कन्फेशन रिकॉर्ड करना है तो XYZ जो रैंक का ऑफिसर है उसके सामने होना चाहिए, तो कोर्ट से भी इतना दिखेगा कि वो रैंक का ऑफिसर है क्या, कहाँ पे सिग्नेचर लेना चाहिए, कैसा ये होना चाहिए। लेकिन ये नहीं देख सकता कि उसके पीछे क्या हुआ था, सिर्फ इतना ही देखना है कि कानून प्रॉपरली फॉलो हुआ था। तो काजी साहब ने कहा कि नहीं, हमको ये ऐसा चाहिए कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कोर्टों को यह भी देखना होगा कि जो प्रोसेस से लॉ बना है वो फंडामेंटल राइट्स को कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा है। उन्होंने ये पूरा डिटेल में समझाया था कि क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन देखिए, सरकार में जो भी रहे, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थेरिस्ट ने कहा था सर कि हु इज़ अ पैट्रियट, देशभक्त कौन है, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है वो लोग जानते हैं उसका। तो उसने कहा था द पैट्रियट इज अ पर्सन हु सेव्स हिज कंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि देशभक्त वो आदमी है जो अपने देश को उसकी सरकार से बचाता है। तो जो सरकार में रहने वाले हैं, जो सरकार में रहेंगे, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके अधिकारों का हनन हो। ये केस जो इस लेवल तक के पहुंचा है वो सिर्फ इसलिए पहुंचा कि हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। वो एक हमको अधिकार मिला है कि मालूमात लेने का। अभी रिसेंटली उसमें कई सारे अमेंडमेंट होके बहुत सारी चीज़ों को एग्जम्प्ट कर दिया कि आप ये मालूमात नहीं ले सकते, ये मालूमात नहीं ले सकते, ये मालूमात नहीं ले सकते। अब यहाँ सारे वकील हैं, वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि हर पुलिस स्टेशन में एक्सेप्ट वहाँ के बाथरूम्स हर जगह कैमरा लगे होने चाहिए और उसने कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करना चाहिए, और इस कैमरे की रिकॉर्डिंग 18 महीने तक के या कम से कम 1 साल तक के तो भी आपने मेंटेन करना चाहिए। अब जितनी केसेस में आप पुलिस टॉर्चर की शिकायत करते हैं उसमें आप RTI लगा के देखिए कि भैया हमको ज़रा वो रिकॉर्डिंग तो दीजिए। सब जगह से एक ही आता है कि उस दिन या तो बिजली नहीं थी, या तो कैमरा टूटा हुआ था, या तो किसी वजह से टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। हर जगह से यही जवाब मिलता है। तो राइट्स तो क्रिएट हो रहे हैं लेकिन उसका हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, आम आदमी को उसके फायदे नहीं हो पा रहे। तो वहां पे बारी आती है हम लोगों की, यानी लॉयर्स की। यह हमारी ड्यूटी है कि हम सजग रहें। यह हमारी ड्यूटी है कि जस्टिस डिस्पेंसिंग सिस्टम को बदनाम ना होने दें। यह हमारी ड्यूटी है देशभक्त होने की वजह से कि हम अपने देश को सरकार से बचाएं। एक आखिरी बात, मैं जब लॉ कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे एक सर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो हमको क्रिमिनोलॉजी पढ़ाते थे। उन्होंने इसी क्लास में एक किस्सा सुनाया था कि बोले इंडियन सिस्टम कैसा वर्क करता है। कि बोले एक दिन जंगल में एक गेंडा दौड़ा दौड़ा जा रहा था। शेर ने उसको आवाज दिया, भाई कहाँ दौड़ रहा है तू? नहीं, बोले जंगल में भारत की पुलिस आई है और वो पुलिस गाय को ढूंढ रही है कि गांव से कोई गाय गायब हुई है। तो शेर बोले तो तू क्यों भाग रहा, तू तो गाय है नहीं, तेरे को सामने सींग है, गाय को पीछे सींग होता है, तेरी छोटी सी दुम है, गाय की लंबी दुम होती है, तेरे को पूरा चिलकत है, गाय को नहीं होता है, तो तू क्यों भाग रहा? नहीं नहीं, बोले ये तो अपनी पुलिस है।
अगर ये मुझे पकड़ लेगी और कोर्ट में गाय के तौर पे पेश करेगी तो मेरे को 19 साल लग जाएंगे साबित करने के लिए कि मैं गाय नहीं हूं। तो शेर बोले तू भाग, मैं भी भागता हूं, कहीं मुझे गाय के तौर पे पेश किया तो क्या होगा। तो उस वक्त ये लगता था कि सर हमको जोक सुना रहे, लेकिन अब 30 साल की वकालत के बाद मेरे सारे वकील भाई लोग हैं यहाँ, जो वकील नहीं है वो प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग से फिल्टर कर दे, कोर्ट ऐसे काम नहीं करते वरना आप लोग भरोसा खो देंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए, साधक बाधक चर्चा जिसे कहते हैं। तो आज के ऑर्गेनाइजर्स को मैं सचमुच ही मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी हिम्मत की। बहुत मैसेजेस आए कि आप क्यों करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे किया। तो कमल भाई ने बिल्कुल बराबर बोला कि कहाँ है वो स्टे ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने में सरकार की तरफ से मेहता जी ने यह स्टेटमेंट किया कि जो बाहर हो गए हम उनको अंदर नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टेटमेंट कोर्ट ने रिकॉर्ड किया। हमारा मसला यह है कि हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन मकोका कानून का मतलब निकालने के लिए किया है वो इसी तरह की जो केसेस आगे आ रही है उस पर उसका इफेक्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड किया और कहा कि हम जो बाहर है उनको अंदर नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस केस में जो ऑब्जर्वेशंस मकोका के आए हुए हैं वो फिलहाल के तौर पे अगली केसेस के लिए नज़ीर प्रेसिडेंस जिसके हम बोलते हैं, केस लॉ जिसको बोलते हैं, उस तौर पे फिलहाल के लिए इस्तेमाल ना किए जाए, बस उतना ही। लेकिन हाईकोर्ट ने जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का रोल बताया, जिस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों वो बताई, टॉर्चर बताए, किस तरह से गलत लोगों को अंदर किया है वो बताया, इसको स्टे नहीं किया है। लेकिन जैसे मुबारकबाद मैं ऑर्गेनाइजर्स को दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पे चर्चा हो। जिन्होंने बम लाए थे, जिन्होंने हमारे बेगुनाह इतने सैकड़ों लोगों को हमारे मुल्क के मारा, वो कहां है? इस सवाल का जवाब तो चाहिए। क्या वो लोग बाहर घूम रहे थे इसीलिए बाद में बॉम्बे में दूसरे हादसे हुए? इसी तरह जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो एक प्रोफेसर गिलानी को अरेस्ट किया था, कई दिनों तक के अंदर रहे, उन्होंने भी राइट टू इंफॉर्मेशन यूज किया था, बाइज्जत बरी हुए। तो वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारे पार्लियामेंट पे अटैक किया था? पुलवामा, पहलगाम, ये एक चेन है जिनके हमको जवाबात नहीं मिलते कि हमारे मुल्क पे जो हमला हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक क्यों नहीं हो रहा। 30 साल के एक्सपीरियंस में मैं बताता हूँ अतिक तुमको, तुम जो पूछ रहे थे कि इंटरनेशनल एजेंसीज, ये एजेंसीज, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टैंडिंग काउंसिल था, तो अब सीबीआई की केसेस भी मैंने बहुत डील करी। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि हमारी लोकल पुलिस जितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन करती है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी करती ही नहीं है। अगर स्पेशलाइज्ड एजेंसी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करती तो आज जो हमारे मुल्क का पैसा लेके जो देश के बाहर भागे उनका क्या होता। अगर स्पेशलाइज्ड एजेंसी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करती तो लोग जो रोज़ वो जो साइबर अरेस्ट हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, उनका अभी तक के पकड़ लिए जाते। जो ओटीपी फ्रॉड होता उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हमने क्रिएट किए वो क्या कर रही है? एटीएस ने जितनी केसेस अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है उसका क्या हुआ? ईडी ने जो इन्वेस्टिगेट किया उनका क्या हुआ? अगर आप देखेंगे तो आप भी मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि लोकल पुलिस जितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन करती है उतना नहीं करती। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी हमको ज़रूरत है किसी बाहर के मुल्क के बाहर के एजेंसी की मदद लेने की। ज़रूरत है पुलिस रिफॉर्म्स की। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार और लास्टली प्रकाश सिंह वाले केस में कहा कि हमको पुलिस रिफॉर्म ऐसी चाहिए कि बंदोबस्त यानी डंडे वाली पुलिस अलग और इन्वेस्टिगेशन वाली पुलिस अलग। और वो इन्वेस्टिगेशन वाली पुलिस वो केज्ड पैरेट नहीं चाहिए, यानी वो पिंजरे में बंद तोता नहीं चाहिए, बल्कि पॉलिटिकल बॉसेस से उसको आज़ाद करो और उसको खुद से इन्वेस्टिगेट करने दो।
ये नहीं कि मुख्यमंत्री को माइक के सामने आना है, या उस टाइम जो गृह मंत्री थे, मैं तो हमेशा कहता था, वो है नहीं करके नाम नहीं लूँगा, कि इन गृह मंत्री को हम ईमानदार कहते हैं, लेकिन इनके ज़माने में बहुत ज़्यादा जुल्म हुए, सबसे ज़्यादा बेगुनाह लोग उन्हीं के ज़माने में अंदर हुए, मैं उस वक्त भी कहता था। तो उनको सिर्फ माइक पे कैमरे के सामने आके कहना है कि हमने ये सॉल्व कर लिया, लोगों को अंदर कर दिया, सिर्फ इतने स्टेटमेंट के लिए अगर लोगों के पूरी ज़िंदगियां अगर बर्बाद हो रही है, तो इसलिए पॉलिटिकल बॉसिंग से पुलिस को बाहर निकालने की ज़रूरत है। पुलिस को आज़ादी देने की ज़रूरत है, कानून के अंदर रह के इन्वेस्टिगेशन करने की, और उसको अगर मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि प्रकाश सिंह के केस के बाद में महाराष्ट्र पुलिस एक्ट अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 21 और 22 में अमेंडमेंट आया, उसमें 2 कमिटीज़ बनी है, एक स्टेट लेवल की कमेटी और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी, डिवीज़न लेवल की कमेटी, जहां पे पुलिस के जुल्म के खिलाफ आप जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। स्टेट लेवल कमेटी को एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हेड कर रहा है, डिविजनल लेवल कमेटी को एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हेड करता है, लेकिन वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, वो खुद सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा का डिसीजन सिर्फ पॉलिटिकल बॉस ही लेता है। तो इस तरह के कानूनों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और जो हमारा कानून है उसमें जिम्मेदारी फिक्स कर। आवाज येतोय? आज माझ्यावर वोट ऑफ थँक्सची जबाबदारी दिलेली आहे। आज ह्या बॉम्बे ब्लास्ट केस ही एक मोठी लँडमार्क जजमेंट आहे, आणि ह्या लँडमार्क जजमेंटवर आज मंचावर उपस्थित ॲडव्होकेट मिर्झा साहेब, फिरदोस मिर्झा साहेब, माझे मित्र ॲडव्होकेट कमल सतुजा, ॲडव्होकेट निहाल सिंग आणि मोहम्मद अतिक साहेब ॲडव्होकेट, आणि इंडियन एक्सप्रेसचे श्री देशपांडे साहेब, आज आपण ह्या तीनही एक्सपर्ट लोकांचं ह्या बॉम्बे केसच्या जजमेंटचं जे विवेचन यांनी केलं, आणि त्याच्यामध्ये जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत त्याचा उलगडा केला, एक चांगल्या प्रकारे केला, आणि आपल्याला हे जजमेंटमध्ये इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी कशा प्रकारे म्हणजे ह्यांच्या त्रुट्या झाल्या याचं देखील ह्या डिस्कशन ह्या 700 पानाच्या जजमेंटमध्ये आहेच, परंतु त्यातले निवडक उतारे ह्या तिन्ही एक्सपर्ट लोकांनी आपल्यासमोर मांडलेले आहे। ह्या ठिकाणी अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस हा एक महत्त्वाचा मुद्दा इथं आलेला आहे। तर माझं असं मत आहे की ज्युडिशियल प्रोटेक्शन ॲक्ट हा हटवला पाहिजे। हा जेव्हा हटला जाईल तेव्हाच ह्या जजेस लोकांना प्रोटेक्शन राहणार नाही आणि त्यांची अकाउंटेबिलिटी वाढेल, असं माझं स्वतःचं मत आहे। ह्या ठिकाणी सिनियर ॲडव्होकेट फिरदोस मिर्झा साहेब यांनी फार मोठं विस्तृत विवेचन केलं, कायद्याबद्दल केलं, जजमेंट्सबद्दल केलं, आणि ह्या ठिकाणी कन्फेशनचा देखील मुद्दा आला। कन्फेशन हे नेहमी व्हॉलंटरी पाहिजे असा बेसिक लॉ आहे, परंतु ह्या ठिकाणी ते अंडर कोअर्शन घेण्यात आलेले आहे जजमेंट्स। ह्या ठिकाणी आपले देशपांडे साहेब यांनी देखील थोडक्यामध्ये आपले ह्या जजमेंट्सविषयीचे विचार मांडलेले आहे। तिन्ही एक्सपर्टनी चांगल्या प्रकारे ह्या जजमेंटचं विश्लेषण केलेलं आहे। तसंच ॲडव्होकेट मोहम्मद अतिक ह्या साहेबांनी देखील चांगल्या प्रकारे सूत्रसंचालन केलं, त्यांना प्रश्न विचारले, आणि आपल्याला फार मोठी माहिती ह्या जजमेंटबद्दल मिळालेली आहे। ह्या ठिकाणी उपस्थित 80% वकील मंडळी आहे आणि काही स्टुडंट्स देखील आहे असं मला वाटतं। ह्या ठिकाणी हा जो कार्यक्रम घेण्यात आला
तर हा ॲडव्होकेट SK काजी मेमोरियल स्टडी सर्कल, शिरीन मेमोरियल ट्रस्ट आणि लीगल कल्चरल क्लब वर्धा यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आलेला आहे. ह्या ठिकाणी हा इतका चांगला प्रशस्त हॉल इस्लामिक कल्चर सेंटर यांनी उपलब्ध करून दिला म्हणून मी त्यांचे आभार मानतो. ह्या ठिकाणी जे मंचावर उपस्थित जे एक्सपर्ट्स आहे, सगळे अगदी विचारवंत आहे, त्यांनी आपला अमूल्य वेळ ह्या कार्यक्रमासाठी दिला, त्यांचे देखील मी आभार मानतो. मी आपले देखील आभार मानतो की आपण देखील रविवारचा सुट्टीचा दिवस ह्या ठिकाणी ह्या कार्यक्रमासाठी आपण दिलेला आहे. आपणही आपल्या अमूल्य वेळ दिलेला आहे सर्वांनी, म्हणून मी आपले देखील आभार मानतो. जय हिंद. थैंक यू सर. मैं फिरदौस सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे तीनों पैनलिस्ट को एक किताब तोहफे के तौर पर दे. शुक्रिया सर. मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर अपना कीमती वक्त देकर हम लोगों को एक मौका दिया, एक खुली चर्चा सत्र का आपने सपोर्ट किया यहाँ पर आपकी मौजूदगी जाहिर कर कर. और मैं माननीय अध्यक्ष की सहमति से ये सभा संपन्न होने का घोषणा करता हूँ. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.